व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है 13 लाइव। तो कहानी शुरू होती है थाईलैंड के छोटे से गांव बैंचॉक से, जहां पर एक बच्चों का ग्रुप सॉसर खेल रहा है और उसी में से आज प्रेम नाम के लड़के का बर्थडे है, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए ये लोग थाईलैंड की मशहूर थैम लॉन्ग केव जाने वाले हैं। लेकिन इनके साथ इनका एक साथी वहां जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी मॉम की शॉप पर जाना है। अब यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। सारे बच्चे अब अपने कोच के साथ केव के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं मुसीबत इनके पीछे पीछे आने लगती है। करीब 3 बजे तक सारे लोग केव के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद हम देखते हैं कि गुफा के पत्थरों से पानी टपक रहा है और धीरे धीरे करके ये लोग सबसे अंदर वाले चेम्बर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि पूरे थाईलैंड में बिना संदेश दिए बहुत तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये ग्रुप इस बात से बिल्कुल अनजान है कि आगे इनके साथ क्या होने वाला है। अब थोड़ी समय बाद बारिश अपनी पीक पर आ जाती है और सारे बच्चों के घर वाले अब उन्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं और तब जाकर उन्हें उसी बच्चे से पता चलता है कि वो सारे बच्चे केव के अंदर गए हुए हैं। अब सभी के माँ बाप उस केव के पास पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें सारे बच्चों की साइकिल मिलती है, जिससे कंफर्म तो हो जाता है कि वो अंदर ही है। लेकिन अभी इस टाइम अंदर जाना सेफ नहीं है क्योंकि केव पूरी तरह से पानी से भर चुकी है और अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। इन लोगों को पुलिस को बुलाना पड़ता है पर वो भी कुछ नहीं कर पाते। तो ये खबर अब स्टेट गवर्नमेंट तक पहुँच जाती है और गवर्नर नेवी सील को रेस्क्यू के लिए बुलाते हैं जो बच्चों को बचा सके। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। इन्हें पता चलता है कि केव अंदर जाकर पतली होती जा रही है और ये बिल्कुल अलग तरह की केव है। और वहीं जैसे जैसे समय निकला जा रहा है उन बच्चों के परिवार वालों की फिक्र बढ़ती जा रही है। अब कुछ देर बाद नेवी सील डाइवर्स आ जाते हैं और वो तुरंत ही उस केव के अंदर एंट्री मारते हैं। वो केव के अंदर तो चले जाते हैं, लेकिन अंदर का रास्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ जिसकी मदद से आप पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग फ्री फायर या फिर पबजी ऐसे गेम खेलते होंगे, लेकिन उसको खेल कर आप कोई भी पैसा नहीं कमाते होंगे, बल्कि आपका उल्टा पैसे उसमें खर्च हो जाते होंगे। लेकिन दोस्तों, आज मैं जो आपके लिए गेम लेके आया हूँ उससे आप हज़ारों रुपये एक दिन का कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ। तो आपको करना कुछ नहीं, आपको सिंपल ये गेम खेलना है और आपके दिन के 2000 रुपये आराम से बन सकते हैं अगर आप इसे खेलते हैं तो इस गेम को आप 10 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं और उससे 2000 पर डे भी कमा सकते हैं। तो आपको सिंपल करना ये है कि नीचे दिए गए लिंक पर आपको क्लिक करना है, जो कि मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्लिक करना है और वहाँ से एक ऐप को डाउनलोड करना है। उस ऐप को ओपन करना है और सिंपल आपको अपने नंबर से उस पर रजिस्टर्ड करना है। जैसे ही आप उस पर रजिस्टर्ड करेंगे तो आपको 41 रुपीज़ आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। आप इसकी मदद से भी गेम स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप इसमें 500 रुपये का डिपॉजिट करवा सकते हैं थ्रू पेटीएम या फिर कोई भी यूपीआई ऐप से। उसके बाद आप इस गेम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, गेम स्टार्ट हो गया है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको इसमें 2 टीम मिलेगी, एक तो है ड्रैगन की, दूसरी है टाइगर की। आपको दोनों में से एक पर प्रेडिक्शन लगानी है, एक पर बेट लगानी है कि कौन सी जीतेगी। तो पहले हम 10 रुपये लगाने वाले हैं ड्रैगन पर। तो बेट स्टार्ट हो चुकी है। गाइज, यहाँ पर हम हार चुके हैं 10 रुपये, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप 3 गुना पैसे कमा सकते हैं। गाइज, चलिए वो ट्रिक की बात करते हैं। अब यहाँ पर हम लगाने वाले हैं 30 रुपये, वो भी ड्रैगन पर। तो देख रहे हैं आप, ड्रैगन जीत चुका है और हम यहाँ पर 60 रुपये जीत चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमने लॉस किया था 10 रुपये, उससे हम 50 रुपीज़ ज़्यादा पैसे कमा चुके हैं। तो अगेन हम 10 रुपये फिर से लगाते हैं और ये हम लगाने वाले हैं टाइगर पर। तो टाइगर स्टार्ट होता है, बैट स्टार्ट होती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम फिर से हार चुके हैं। गाइस, इसके बाद हम दोबारा से 3x इन्वेस्टमेंट का ट्रिक यूज़ करके अपना जो लॉस है उसको रिकवर करेंगे और इससे ज़्यादा पैसे कमाएंगे। तो इस बार हम फिर से लगाने वाले हैं 30 रुपये टाइगर के ऊपर और देखते हैं कि क्या आने वाला है। गेम स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर दोस्तों हम जीत चुके हैं। हम जीते हैं 90 रुपये। कमाल की बात है, जो हमने 20 रुपये लॉस किए थे उससे हम करीब 70 रुपये ज़्यादा जीत चुके हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आप इस गेम को खेल सकते हैं। आपको दोनों में से एक टीम को चूज़ करना है, चाहे वो ड्रैगन हो या फिर टाइगर हो। आपको दोनों में से एक पर बेट लगानी है। तो अगर आपकी बेट जो है वो ड्रैगन पर आ जाती है, अगर आपने ड्रैगन पर लगाया है तो आप उतना ही पैसा जीत सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि जो पैसे आपने इसमें कमाए हैं, जो प्रॉफिट बनाया है, उसको आप विड्रॉल कैसे करेंगे। सिंपल, आप देख सकते हैं मेरे पास अभी 1100 रुपये इसमें पड़े हुए हैं और जहाँ से भी आपको उसका विड्रॉल करना है वो आपको आईडी यहाँ पर डालनी होगी। जैसे कि मैं अगर पेटीएम से विड्रॉल करता हूँ तो पेटीएम यूपीआई आईडी डाल के वहाँ से सिंपल आपको इसको विड्रॉल कर सकते हैं। कुछ ही मिनटों में ये आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारे प्रूफ है, ये इतने सारे प्रूफ हैं जो इतने सारे पैसे मैंने कमाए हैं इस ऐप की मदद से।
तो काफ़ी बेहतरीन ऐप है, एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको ये खेलने पर। तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, फटाफट जाइए और डाउनलोड। वो अंदर सिर्फ चैम्बर 3 तक ही जा पाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे केव नैरो होती जा रही थी और पूरी केव में हर जगह पे नुकीले पत्थर थे जो किसी को भी जख्मी कर सकते थे। और यहाँ इन डाइवर्स को खाली हाथ ही आना पड़ता है। अब सारे बच्चों के माँ बाप ये देखकर रोने लगते हैं। वेल, अब अगले दिन हम देखते हैं कि फौरन कुछ बड़े बड़े वाटर पंप भी लगाए जाते हैं जिससे केव का पानी निकाला जा सके, लेकिन लगातार बारिश होती जा रही थी और पानी भरता ही जा रहा था। अब इसी बीच वहाँ मिनिस्टर भी आ जाते हैं जो गवर्नर को काफ़ी सुनाते हैं और उसे उन बच्चों को जिंदा बाहर निकालने को कहते हैं, वरना उसकी जॉब खतरे में पड़ सकती है। एक्चुअल में दोस्तों गवर्नर का यहाँ से ट्रांसफ़र होने वाला था, लेकिन अब मिनिस्टर ने उन्हें रोक दिया है ताकि अगर कुछ भी गलत हो तो उसकी जिम्मेदारी वो गवर्नर को लगा दे। वहीं हम एक वाटर इंजीनियर को भी देखते हैं जो बैंकॉक से यहाँ पर आया था। उसने बच्चों की न्यूज़ देखी और वो मदद के लिए यहाँ पर भागा आ गया। वेल गाइज, वो एक लोकल के साथ केव के ऊपर जंगल में जाता है जहाँ पे बहुत से होल बने हुए थे जिसमें से बारिश का पानी तेज़ी से अंदर जा रहा था। अब ये देखकर वो उन्हें भरने की कोशिश करता है ताकि बच्चों को बचाने में आसानी हो सके। वेल, अब इसी तरह से पूरे 5 दिन बीत जाते हैं और उन बच्चों को अंधेरे में फंसे हुए, और उन्होंने इन 5 दिनों में ना तो कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। किसी को ये तक नहीं पता कि वो अभी जिंदा भी हैं या फिर नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम इंग्लैंड में 2 डाइवर्स को देखते हैं जिनके नाम हैं जॉन और रिक। और यहाँ इनको पता चलता है कि थाईलैंड गवर्नमेंट ने इनके नाम भी रेस्क्यू लिस्ट में डाल दिए हुए हैं और उन्हें मदद के लिए बुलाया है। लेकिन रिक अब ये काम नहीं करना चाहता क्योंकि अब उसकी फैमिली भी है, पर जॉन कहता है कि शायद हमारे सिवा उन बच्चों को कोई बचा ना पाए। तुम्हें उन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, उनकी फैमिली पर क्या गुजर रही होगी। अब कुछ देर सोचने के बाद रिक भी मान जाता है, जिसके कुछ समय बाद दोनों सीधा इंग्लैंड से यहाँ पहुँच जाते हैं। अब यहाँ उन्हें एक ऑफिसर रोक लेता है क्योंकि ये दोनों कहीं से भी किसी तरह से डाइवर्स नहीं लग रहे थे और ऊपर से उनका कहना था कि वो किसी विदेशी को अंदर जाने नहीं दे सकते क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनकी और ज़्यादा बदनामी होगी। लेकिन इसी बीच वहाँ एक और आदमी पहुँच जाता है जिसने इन दोनों को यहाँ बुलाया था और वो इन्हें अंदर जाने के लिए बोल देता है। अब जिसके बाद जॉन और रिक दोनों डाइव करने के लिए रेडी होते हैं। अंदर जाते ही उन्हें समझ आ जाता है कि ये रेस्क्यू बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन वो जैसे तैसे पानी के नीचे पहुंच जाते हैं जहां उनका सामना सबसे पहले उन नुकीले पत्थरों से होता है जिन्हें वो पार कर लेते हैं। लेकिन आगे जाना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, इसलिए वहाँ से वापस आ जाते हैं और रास्ते में इन्हें एक मैकेनिक मिलता है जो पानी निकाल रहा था और यहाँ पर वो भी फंस चुका था। वो दोनों बड़ी मुश्किल से उसे बाहर लाते हैं क्योंकि पानी के अंदर उसे घबराहट होना शुरू हो गई थी और एक पल के लिए उसकी जान भी जाने वाली थी, लेकिन वो जैसे भी करके उसे बचा लेते हैं और बाहर निकल आते हैं। अब बाहर आकर वो गवर्नर को बताते हैं कि हम लोग जितना अंदर तक जा सकते थे उतना गए, लेकिन बच्चे हमें कहीं भी नहीं मिले। अब गवर्नर इनको ऑर्डर देते हैं कि मेरी परमिशन के बिना कोई भी अंदर नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा खतरा है। अब इसके बाद लोग बिना कुछ करे ही बाहर आ जाते हैं जहाँ जॉन को एक मूर्ति दिखती है जिसके बारे में पूछने पे उन्हें पता चलता है कि ये स्लीपिंग क्वीन है जिनका ये पहाड़ है। अब यहाँ के लोगों का मानना था कि ये रानी यहाँ के लोगों से बहुत ही गुस्सा है, इसी वजह से वो बच्चे अंदर फंसे हुए हैं। वेल, ये सब बातें उन दोनों को मजाक लगती है इसलिए वो उसे इग्नोर कर देते हैं। वेल, अब इसी तरह से पूरे 8 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी लगातार बारिश होती जा रही थी और अब पूरी दुनिया से अलग अलग तरह के गोताखोर साइट पे पहुंच चुके थे और इसी में एक नेवी सील का भी गोताखोर होता है जो इन सब से बेस्ट था। अब सभी लोगों की मीटिंग होती है जिसमें कुछ का कहना था कि वो जॉन और रिक को अंदर जाने दे, लेकिन वहाँ के गवर्नर ऑर्डर देते हैं कि जब तक बारिश नहीं रुकती कोई भी अंदर नहीं जाएगा। पर जॉन के मन में बस एक ही सवाल था कि क्या तब तक बच्चे जिंदा रहेंगे या नहीं। इसके बाद गवर्नर उसी वाटर इंजीनियर के पास जाते हैं जो लगातार केव से पानी निकाल रहा था। उन्हें सिचुएशन के बारे में बताते हुए वो कहता है कि पंप से पानी निकालने का कोई भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि बारिश की वजह से लगातार पानी अंदर घुसता जा रहा है और अब हमें पानी की दिशा को बदलना होगा, उसे बदल कर खेतों की तरफ करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमें गाँव वालों से पूछना होगा क्योंकि इस पानी से उनके पूरे खेत बर्बाद हो जाएंगे।
अब सारे लोग गांव वालों के पास पहुंचते हैं और उन्हें हालत के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हर कोई चाहता था कि बच्चे सही सलामत वापस आ जाए और इसीलिए गांव वाले भी उनकी बात सुनने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद पानी की दिशा बदल कर खेतों में कर दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ जॉन और रिक को एक बार फिर से गवर्नर बुलाते हैं डाइव करने के लिए, पर इस बात से वहाँ का ऑफिसर खुश नहीं होते क्योंकि वो चाहता था कि उसकी टीम पहले अंदर जाए। और इस बारी उन दोनों को कैमरा दिया जाता है ताकि अगर बच्चे जिंदा मिले तो वो उन्हें रिकॉर्ड करके ला सके। अब जॉन और रिक डाइव करना शुरू करते हैं और डाइव करते हुए पूरे 3 घंटे बीत जाते हैं। इस बार वो टी जंक्शन से आगे निकल चुके थे पर इन्हें कहीं भी बच्चे नहीं दिख रहे थे। तब जॉन कहता है कि हमें थोड़ा और आगे जाना चाहिए, क्या पता किसी की बॉडी ही मिल जाए। उसे इस बात की कोई भी उम्मीद नहीं थी कि अब कुछ मिल सकता है। और इसी बीच जॉन को ह्यूमन यूरिन की स्मेल आती है। वो रिक को आगे चलने को कहता है, जिसके बाद दोनों थोड़ा आगे जाते हैं जहां उन्हें ऊंचाई से कुछ रोशनी दिखती है। असल में ये नेचुरल लाइट नहीं थी बल्कि एक टॉर्च की लाइट होती है। और यहाँ वो दोनों एक चमत्कार को देखते हैं। वो सभी के सभी बच्चे अभी भी जिंदा थे पूरे 10 दिन से। जॉन और रिक सारे बच्चों को जिंदा देखकर हैरान थे। वो उसे पूछते हैं कि तुम लोग इतने दिन कैसे सरवाइव कर पाए, जिसके जवाब में वो बच्चे उन्हें बताते हैं कि हमारे कोच ने हमें मेडिटेशन करने को बोला जिससे हमें कम भूख और प्यास लगती रहे। तो आप देख सकते हैं कि मेडिटेशन का क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। वो बच्चे उनसे पूछते हैं कि क्या हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो जॉन उन्हें झूठा दिलासा देता है कि हाँ ज़रूर, तुम लोग यहाँ से बाहर ज़रूर निकलोगे। अभी नहीं, कुछ देर बाद कुछ और लोग यहाँ पर आएंगे जो तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। तुम सभी बच्चे बहुत ही बहादुर हो जो अभी तक यहाँ पर जिंदा बचे हुए। वो सभी का हौसला बढ़ाना चाहते थे और सभी की रिकॉर्डिंग भी करते हैं जिससे इनके पास प्रूफ हो सके कि बच्चे अभी भी जिंदा है। अब ये बात रिक को पसंद नहीं आती क्योंकि उसे ये बात अच्छे से पता थी कि ये बच्चे यहाँ से किसी भी कीमत पर बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि इन बच्चों को यहाँ से डाइव करके बाहर निकालना नामुमकिन है। अब जॉन और रिक दोबारा 6 घंटे की डाइव करके बाहर आते हैं और सबको उन बच्चों की वीडियोस दिखाते हैं, जिससे वहाँ मौजूद सारे लोग पूरे 13 दिनों बाद खुशी की लहर से झूम उठते हैं। सबके पेरेंट्स बहुत ही खुश थे, उन्हें यकीन था कि उनके बच्चे अभी भी जिंदा हैं। अब यहाँ जॉन और रिक को वो लोग भगवान समझने लग गए थे, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद वो पता नहीं लगा पाते कि उनके बच्चे अभी जिंदा भी हैं या फिर नहीं। अब सभी लोग उन दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं, पर यहाँ रिक इस बात पर बहुत ही गुस्सा होता है। वो बताता है कि हमने बस उन बच्चों को अभी देखा है, वो भी पूरे 6 घंटे की डाइव के बाद। सबको वहाँ से बाहर निकालना नामुमकिन है, वो बहुत ही अंदर हैं और अगर हमने उन्हें स्विम करके निकालने की कोशिश करी तो सभी बच्चे घबरा जाएंगे और हमें बस उनकी लाशें मिलेंगी। वो बच्चे बहुत ही कमज़ोर हो चुके हैं और कितनों को तो उनमें से स्विम करना भी नहीं आती है। हम लोग उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते। अब ये बात वहाँ खड़े सारे लोगों को बहुत ही बुरी लगती है, पर सच्चाई यही होती है और ये सच्चाई किसी भी पेरेंट्स को नहीं बताई जाती ताकि वो पैनिक ना हो। वहीं हम उन बच्चों को भी देखते हैं जो अपने कोच से पूछते हैं कि वो लोग हमें बचाने कब आएंगे, तो वो उन्हें फिर से मेडिटेशन और इंतज़ार करने को कहते हैं। अब अगले दिन कुछ नेवी स्विमर्स खाना और सामान लेकर अंदर जाने के लिए रेडी होते हैं। तब जॉन और रिक उन्हें अंदर जाने के रास्ते को समझाने की कोशिश करते हैं कि अंदर जाना बहुत ही मुश्किल है, तुम्हें बहुत ही संभल कर रस्सी को पकड़कर अंदर जाना होगा। एक्चुअल में दोस्तों जॉन और रिक ने पूरी केव में रस्सी बांध दी थी, जिसे बार बार उन्हें रास्ता ना ढूंढना पड़े। और अब नेवी सील के कुछ लोग फाइनली डाइव करते हुए खाना लेकर उन बच्चों तक पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर पूरे ग्रुप में एक जोश आ जाता और जीने की उम्मीद जाग उठती है, क्योंकि अभी तक उन्हें यही लग रहा था कि जॉन और रिक के बाद कोई भी नहीं आएगा। लेकिन जब उन थाई स्विमर्स के वापस जाने का टाइम आता है तो उनके पास ऑक्सीजन की कमी रह जाती है। इनके पास खुद ऑक्सीजन कम है तो ये बच्चों को कैसे ले जाएंगे, जिससे उन्हें वहाँ अपने 2 लोगों को छोड़ना पड़ता है, यानी कि अब पूरे यहाँ पर 15 लोग फंसे हुए हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन बच्चों को वहाँ से निकाला कैसे जाए। कुछ दिन के बाद जॉन और रिक को समझ आता है कि वो पीछे नहीं हट सकते, उनके साथ इतने लोगों के परिवार जुड़े हुए हैं। तब रिक जॉन को उसका सबसे अच्छे दोस्त डॉक्टर हेनरी को बुलाने को कहता है ताकि वो उसे अपने आइडिया के बारे में बता सके, जिसे उन्होंने अभी तक किसी से शेयर नहीं किया है। वहीं हम बच्चों के पेरेंट्स को देखते हैं जिनका सब्र का बांध अब टूट चुका था। एक लेडी गवर्नर के पास जाकर पूछती है और कहती है कि आज 11 दिन हो गए, हमारे बच्चे अभी तक बाहर क्यों नहीं आए, आप लोग क्या कर रहे हैं।
और ऑफिसर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि हम बच्चों को खाना पहुंचा रहे हैं, आप लोग परेशान मत होइए, हम लोग उन्हें सही सलामत वापस ज़रूर लेके आएंगे। वहीं जॉन का दोस्त डॉक्टर हेनरी भी पहुंच चुके थे। जॉन उन्हें सब कुछ बताता है कि कैसे वो बच्चे अंदर गए हैं और अंदर के हालात क्या क्या हैं, और आखिर में वो डॉक्टर को अपने आइडिया के बारे में बताता है जिससे वो उन्हें बाहर ला सके। रिक कहता है कि हमें बच्चों को एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, मतलब कि उन्हें बेहोश करके बाहर लाना होगा। अब जब डॉक्टर हेनरी ये सुनते हैं तो वो साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हुई तो बच्चों को होश आ जाएगा और वो घबरा जाएंगे और उनकी जान भी जा सकती है। अब कोई रास्ता ना मिलने की वजह से जॉन और रिक दोनों वहाँ से निराश होकर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि एक डाइवर जिसका नाम सैमान है, जो कि इनका बेस्ट डाइवर है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो केव के अंदर फंस गया है और वहीं उसकी फंस कर मौत हो गई है। अब कैप्टन उसकी बॉडी को देखकर पूरी तरह से टूट जाते हैं और सभी को समझ आ जाता है कि अंदर जाना कितना ज़्यादा खतरनाक है। कहानी आगे बढ़ती है और इतने दिनों की बारिश के बाद फाइनली धूप निकल जाती है, लेकिन अभी भी बच्चे अंदर फंसे हुए हैं। वहीं हेनरी को जब उस डाइवर की मौत की खबर पता चलती है तो वो उस आइडिया के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि अब बच्चों के पेरेंट्स की ऐसी हालत उसे देखी नहीं जा रही थी और कुछ ना करने से अच्छा है कि आइडिया पर काम किया जाए। अब कुछ देर बाद सभी लोग गवर्नर के पास पहुंचते हैं और यहाँ पे अब तक जॉन और रिक के कुछ और भी दोस्त आ चुके थे उनकी मदद करने के लिए। अब गवर्नर को यह आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आता। वो हेनरी से पूछते हैं कि इसमें कितने बच्चों की जान जा सकती है, तो वो सीधा जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, इसमें बहुत सारे बच्चों की जान जा सकती है, क्योंकि ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। लेकिन अगर उन बच्चों को जिंदा लाना है तो हमें ये करना ही होगा, क्योंकि और कोई रास्ता अब हमारे पास नहीं बचा है। अगर उन बच्चों को तैरा कर डाइव करा कर लाया गया तो वो घबरा जाएंगे और उनकी मौत हो सकती है। अब शाम तक मिनिस्टर भी वहाँ आ जाते हैं और उन्हें भी इस आइडिया के बारे में बताया जाता है, तो वो फाइनली उस आइडिया के लिए हाँ कर देते हैं और कहते हैं कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। अब इनका मिशन शुरू होता है और इसके बाद डॉक्टर हेनरी सारे लोगों को डोज देना सिखाते हैं, क्योंकि अगर डोज ज़्यादा हो गई तो बच्चे की जान भी जा सकती है और अगर कम हुई तो उन्हें होश आ सकता है, और इसलिए रास्ते में भी उन्हें एक डोज देना होगा। अब पूरे 18 दिनों बाद जब वो लोग अपने इस प्लान को प्रोसीड करने के लिए साइट की तरफ जाते हैं तो वहाँ उन्हें पता चलता है कि गवर्नर ने सारी मीडिया वालों को वहाँ से हटा दिया है, ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो किसी बाहर वाले को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। वहीं बाहर सब बच्चों के परिवार वाले गॉड से प्रे करते हैं अपने बच्चों की सलामती के लिए। इधर हम देखते हैं कि जॉन रिक की टीम उन बच्चों के पास पहुँचने के लिए निकल जाती है। उन्हें पूरे 6 घंटे तक डाइव करना था और बीच में उनका एक साथी रुक जाता है चैम्बर 5 के पास, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो आगे वालों को बता सके। अब कुछ देर बाद वो लोग फाइनली बच्चों तक पहुंच जाते हैं, जहां पे सबसे पहले वो डाचा नाम के बच्चे को सूट पहनाते हैं और उसे ना घबराने को कहते हैं। जॉन उसका हौसला बढ़ाता है तो वहीं डॉक्टर हेनरी उसे डोज दे देते हैं और धीरे धीरे करके वो बेहोश हो जाता है। अब हेनरी टीम वाले से बोलता है कि अगर इसे रास्ते में होश आए तो एक डोज और दे देना। अब यहाँ वो बच्चा बेहोश हो चुका था तो उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं और फिर उसे पानी के अंदर डालकर चेक किया जाता है कि वो सांस ले रहा है या नहीं। तो यहाँ पर वो ब्रीथ कर रहा होता है, इसलिए अब जॉन उसे लेकर आगे बढ़ता है। वो बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए उसे लेकर बाहर आता है। बाहर सभी मेडिकल टीम उसका इंतज़ार कर रही थी और उसके आते ही वो उस बच्चे की सांसें चेक करते हैं और वो बच्चा अभी भी जिंदा था। ये देखकर सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं। उस बच्चे को छुपा कर हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि किसी को पता ना चल सके कि वो कौन है। अब इसी तरह से टोटल 4 बच्चों को बाहर निकाला जाता है और वो सभी के सभी जिंदा थे। अब जॉन और रिक की टीम की बहादुरी को देखकर सभी लोग उन्हें हीरो कहते हैं और उनका सम्मान करते हैं। यहाँ एक दिन का मिशन कंप्लीट हो चुका था, अब बाकी बच्चों को कल बचाया जाएगा। अब एक दिन की रेस्ट करने के बाद जॉन और रिक की टीम अपने काम पर दोबारा लग जाती है, लेकिन यहाँ इनकी मुसीबत और बढ़ चुकी थी, क्योंकि फिर से बारिश होना शुरू हो गई थी और फिर से केव में पानी भरने लग गया था, जिससे सबको डर लग रहा था। अब बारिश की वजह से बहाव भी तेज़ हो चुका था, इसलिए इन्हें और ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। वहीं दूसरी तरफ पंप की मदद से पानी को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही थी,
लेकिन जितना पानी ये लोग निकाल रहे थे उससे ज़्यादा पानी कीव के अंदर बढ़ता जा रहा था। उधर रिक बारिश को देखकर कहता है कि अगर पानी ज़्यादा हुआ तो वो अपनी टीम को अंदर जाने नहीं देगा, और होता भी ऐसा ही है। पानी का लेवल बहुत ही ज़्यादा हो चुका था, लेकिन रिक जब वहाँ खड़े लोगों की आंखों में देखता है तो उन्हें एक उम्मीद नज़र आ रही थी, इसलिए वो जाने को तैयार हो जाता है और पानी में छलांग मार देता है। अब सारे डाइवर एक एक करके दिन रात उन बच्चों को निकालने में लग जाते हैं, पर इतने घंटों की लगातार डाइव करने के बाद सभी लोग बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं, लेकिन कोई भी ना नहीं कहता, सभी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। और इसी बीच क्रिस नाम का डाइवर जो कि रिक की टीम में होता है, वो एक जगह फंस जाता है और उसे एक डोज नीचे पानी में गिर जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन जैसे भी करके वो उस डोज को उस बच्चे को दे देता है और लेकर चैम्बर 5 तक आता है। अब उसे ऐसा लगने लगता है कि उसकी वजह से उस बच्चे की जान चली गई है, इसलिए वो हताश होकर वहीं केव के अंदर कॉर्नर पर बैठ जाता है। इसी दौरान वहाँ डॉक्टर हेनरी जाते हुए उसे देख लेते हैं और वो उन्हें देखकर रोने लगता है, लेकिन हेनरी उसे शांत करवाते हैं और उस बच्चे को चेक करते हैं तो यहाँ उन्हें पता चलता है कि वो बच्चा अभी भी जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, वो फौरन उस बच्चे को दूसरा डोज देकर अपने साथ लेके केव से बाहर आते हैं, लेकिन क्रिस उनके पीछे रह जाता है और कुछ ही देर बाद वो भी बाहर आ जाता है, जिससे कि उसकी पूरी टीम बहुत ही खुश होती है। अब इन लोगों ने पूरे 12 बच्चे और उनके एक कोच को सही सलामत बाहर निकाल लिया था। इतनी लंबी डाइव के बाद क्या सब बच्चे जिंदा हैं? किसी को एनेस्थीसिया का डोज तो नहीं हो गया? वेल, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सारे लोग बाहर आ रहे थे और इसी बीच एक पंप फट जाता है, जिससे पानी और तेज बहने लगता है। ये देखकर नेवी कैप्टन बहुत ही परेशान थे, क्योंकि अभी भी एक सोल्जर केव के अंदर फंसा हुआ था। वो उसी की राह देख रहे होते हैं और तभी वो पानी को चीरते हुए ऊपर आ जाता है। उसे देखकर सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और सब बच्चे बाहर आ चुके थे। और अब ये न्यूज़ आग की तरह फैल जाती है कि 2 डाइवर ने सभी बच्चों को बचा लिया। सब लोग खुशी के मारे झूम उठते हैं। जॉन और रिक की टीम जब बाहर आती है तो उन बच्चों के परिवार वाले उनके सामने हाथ जोड़ते हुए उनको शुक्रिया कहते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद वो अपने बच्चों को दोबारा नहीं देख पाते। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं, पूरे शहर के लोग तालियों से उनका शुक्रिया करते हैं। वो सभी की नज़रों में एक हीरो बन चुके थे। वेल, अब कुछ समय बाद जॉन और रिक अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं, अपनी अपनी फैमिली के पास। वहीं थाईलैंड में हम उन बच्चों को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर सारे बच्चे सही सलामत होते हैं। और ये सारी चीज़ें उन फैमिली वालों को एक चमत्कार जैसा ही था। कहानी के आखिर में हमें बताया जाता है कि जब ये रेस्क्यू हुआ था तो उन छोटे से गांव के लोगों और कुछ ऑफिसर ने 56 गैलन लीटर पानी को डाइवर्ट किया था, और इस रेस्क्यू को पूरा करने के लिए 17 कंट्री से कुल 5000 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था। और इसी मैसेज के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। वेल गाइस, ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और एक श्रद्धांजलि है उस नेवी सील डाइवर के लिए जिसने इनको बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। वेल, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस बार दोस्तों करते हैं 400 कमेंट का एम। कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।